नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। आज हम फिर से एक जो बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है, जो एमआरएनए की जो प्रोसेसिंग है, यानी कि कैसे एक मेच्योर एमआरएनए का निर्माण होता है। पिछली क्लास में हमने जो आरएनए थे उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन देखे थे। उसमें हमने एमआरएनए और टीआरएनए को डिस्कस किया था डिटेल में। तो हमने जो एमआरएनए की वहाँ पे संरचना बनाई थी वो एक मेच्योर एमआरएनए की संरचना थी। तो कैसे एक मेच्योर एमआरएनए का निर्माण होता है, यानी कि जब न्यूक्लियस से डीएनए से ट्रांसक्राइब होने के बाद में, यानी कि डीएनए का अनुलेखन से जब एमआरएनए का निर्माण होता है, तो उस एमआरएनए को फिर केंद्रक से साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में लाने के अंदर जो आवश्यक रूपांतरण होते हैं, इसे हम एमआरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जो एमआरएनए की प्रोसेसिंग है उसमें हम देखते हैं कि कैसे एक मेच्योर एमआरएनए का निर्माण होता है। तो हम बात करें जो प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो डीएनए से एमआरएनए बनता है। हमें पता है जो डीएनए होता है उससे डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो डीएनए से आरएनए बनता है तो हम इसको अनुलेखन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है। तो जो डीएनए से आरएनए वाली जो प्रोसेस होती है, यानी कि अनुलेखन की प्रक्रिया होती है, वो हमारे केंद्र के अंदर होती है। जबकि जो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, वो हमें पता है कि जो राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो राइबोसोम जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में और जो ये हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वहां पर पाए जाते हैं। तो ये जो आरएनए से जो प्रोटीन बनने वाली जो प्रोसेस यानी कि अनुवादन है, यानी कि जो ट्रांसलेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो केंद्र के अंदर होता है। ये हमने यूकैरियोटिक कोशिका की बात की थी। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है तो वो केंद्र के अंदर होता है, जबकि आरएनए से जो प्रोटीन बनती है यानी कि अनुवादन की प्रक्रिया होती है वो हमारी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जब डीएनए से आरएनए बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, हमने बात की थी, जो पहले क्या होता है डीएनए से जब आरएनए बनता है तो हम उसको प्राइमरी आरएनए या प्री आरएनए उसे कहते हैं। जो आरएनए होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे टीआरएनए है, एमआरएनए है, आरआरएनए है। तो इनमें से क्या होता है, जो टीआरएनए और जो आरआरएनए होते हैं उनका इतना जो प्रोसेसिंग होती है वो उनमें बहुत ही कम प्रोसेसिंग होती है, यानी कि उनमें इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होती जितने एमआरएनए के अंदर होते हैं। तो जो आरआरएनए है, जो टीआरएनए है, उनमें क्या होते हैं, कुछ क्लीवेज रिएक्शंस परफॉर्म होती है, और साथ ही उनमें क्या होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड वो ऐड किया जाता है, या फिर जो केमिकल मॉडिफिकेशन होते हैं आवश्यक वो किए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या होता है, एमआरएनए होता है, उसमें जो एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव पाई जाती है, क्योंकि हमें पता है जो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं डीएनए से, जब डीएनए होता है हमारा, वो हमारी कोशिकाओं को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो जो डीएनए होता है वो अपनी जो कंट्रोल करने के लिए कोशिकाओं को अलग अलग प्रोटीन्स का निर्माण करता है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो डीएनए जो होता है अपनी भाषा को आरएनए के पास में मैसेज करता है, और फिर आरएनए से एक नई प्रोटीन बनती है, जिससे फिर कोशिका के अंदर आवश्यक जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म होती है। तो डीएनए से जो प्रोटीन बनती है उससे फिर पूरी जो कोशिका होती है हमारी कंट्रोल में होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो उनका कोशिका द्रव्य होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का, उनके अंदर क्या होता है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो कोशिका के अंदर बिखरा हुआ पाया जाता है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है तो फिर साथ में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होने लगता है। तो जैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है, जैसे 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड आरएनए के बनते हैं, तो उसके साथ में क्या होता है, जो प्रोटीन का निर्माण शुरू हो जाता है, यानी कि जो ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस है या अनुवादन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होने लग जाती है। तो जब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसमें बहुत ही कम या फिर न के बराबर इसमें परिवर्तन होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है, जो एमआरएनए बनता है या जो हमारा डीएनए से आरएनए बनता है, तो वो प्रोसेस जो होती है केंद्र के अंदर होती है, और फिर एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो वो कोशिका द्रव्य में होती है। तो केंद्र से कोशिका द्रव्य में उस आरएनए को लाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, उन्हीं को हम एमआरएनए की प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर केंद्र के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो उच्च आणविक भार वाले एचएनआरएनए जो होते हैं उनका संश्लेषण या फिर सिंथेसिस होता है। हमें पता है जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्र के अंदर डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, और इस आरएनए को हम प्री आरएनए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या फिर एचएनआरएनए यानी कि हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। इसको हम विषमांगी आरएनए भी कहते हैं, यानी कि हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। तो इसका सिंथेसिस केंद्र के अंदर होता है। तो अब इस एचएनआरएनए को केंद्रक से साइटोप्लाज्म में लाने के लिए, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण साइटोप्लाज्म में होता है। तो उसे वहां से लाने के लिए जो आवश्यक रूपांतरण किए जाते हैं एमआरएनए के अंदर, उन्हीं को हम एमआरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके लिए क्या होता है, जो एमआरएनए होता है अपना,
या जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या प्री आरएनए जो होता है, इसको क्या होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में मुक्त होना आवश्यक होता है। यानी कि हमने अगर हमारे को प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो ये जो केंद्र के अंदर जो एमआरएनए बना हुआ है इसको हम साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव में लाना इसलिए अनिवार्य होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का निर्माण होता है। जो प्री आरएनए या प्री एमआरएनए जो होता है यानी कि जो एमआरएनए है जो अभी मतलब मेच्योर एमआरएनए नहीं है, उसे हम पहले क्या होते हैं जो नया बना हुआ आरएनए होता है उसको प्री एमआरएनए या प्री आरएनए या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या फिर एचएनआरएनए भी से कहते हैं। तो इसको हम स्टेबल करें यानी कि स्थिर करने के लिए इसमें क्या होते हैं जो इसका 5 प्राइम सिरा होता है और जो 3 प्राइम सिरा होता है। पिछली क्लास में जब हमने एमआरएनए की संरचना पढ़ी थी तो उसमें हमने बात की थी इसका एक 5 प्राइम का सिरा होता है और एक 3 प्राइम का सिरा होता है और बीच में इसके कुछ कोडिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं जिनसे कि इसमें एक जीन की इंफॉर्मेशन होती है, फिर उससे आगे चलकर अनुवादन की प्रोसेस से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसका जो 5 प्राइम का सिरा है और जो 3 प्राइम का सिरा है वहां पर कुछ आवश्यक मॉडिफिकेशन यानी कि रूपांतरण होते हैं, तथा जो नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं हमने बात की थी यहाँ पे क्या होता है एमआरएनए की जो मेच्योर संरचना होती है उसमें केवल कोडिंग जीन होते हैं, और जब प्री एमआरएनए जब बनता है यहाँ पे केंद्र के अंदर तो उसमें क्या होता है साथ में नॉन कोडिंग जीन्स भी आ जाते हैं। तो इन नॉन कोडिंग जीन्स को हमने इंट्रॉन्स कहते हैं। तो जो इंट्रॉन्स होते हैं इनको हटाया जाता है। ये इंट्रॉन्स क्या करते हैं जो एमिनो एसिड्स को यानी कि जो नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं वो अमीनो अम्लों को कोडित नहीं करते हैं, तो इन्हें हम अलग करते हैं। अलग करने के लिए इनमें कुछ स्टेप्स पाए जाते हैं इनको संपन्न करने के लिए, यानी कि 5 प्राइम का जो सिरा होता है, जो 3 प्राइम का सिरा होता है और कुछ नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए, और जो 5 प्राइम और 3 प्राइम का सिरा है उसमें कुछ रूपांतरण करने के लिए कुछ प्रोसेस पाई जाती है, इनको हम एमआरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जो एमआरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है इसमें मुख्यतः निम्न स्टेप्स पाए जाते हैं। तो इसमें पहला जो स्टेप है वो है कैपिंग, यानी कि इसका जो 5 प्राइम सिरा होता है, जो एमआरएनए का जो 5 प्राइम सिरा होता है उसमें आवश्यक मॉडिफिकेशन करने के लिए उसमें कैपिंग की जाती है। और जो पॉली एडिनाइलेशन है यहाँ पे क्या होते हैं जो 3 प्राइम रीजन है वहां पे पॉली एडिनाइलेशन यानी जिसको हम पॉली ए टेल भी कहते हैं। तो ये पॉली ए टेल उसमें ऐड की जाती है 3 प्राइम के सिरे पर। जो एमआरएनए का जो मेच्योर एमआरएनए होता है उसके 3 प्राइम सिरे पर पॉली ए टेल ऐड की जाती है, उसे हम पॉली एडिनाइलेशन यानी कि उस प्रक्रिया को हम पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। और जो तीसरी प्रोसेस है वह है प्री एमआरएनए की स्प्लाइसिंग, यानी कि जो स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग में क्या मीनिंग है यहाँ से जो ये नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं इनको अलग किया जाता है और जो कोडिंग जीन्स होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, यानी कि जो इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं उन्हें हटाया जाता है और जो एक्सॉन्स होते हैं उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स को यानी कि इंट्रॉन को हटाया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। जो एमआरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है हमने उसमें 3 स्टेप्स की बात की थी। जो पहला है वो कैपिंग है, जो हम कैपिंग का मीनिंग होता है यानी कि जो 5 प्राइम सिरा होता है उसके ऊपर एक कैप ऐड कर देना। कैप का मतलब एक टोपी उसे पहना देना, तो इसे हम कैपिंग कहते हैं। जो दूसरी प्रोसेस है वो है पॉली एडिनाइलेशन, यानी कि यहाँ पे जो 3 प्राइम का रीजन होता है उसमें जो 3 प्राइम का जो सिरा होता है वहां पे एक पॉली ए टेल यानी कि जो पॉली जो एडिनोसिन होते हैं उनकी टेल बना के उसे ऐड कर देना 3 प्राइम के सिरे पर। और जो थर्ड प्रोसेस थी वो है स्प्लाइसिंग की। उसमें क्या होता है स्प्लाइसिंग में जो नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं यानी कि इंट्रॉन्स होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और जो एक्सॉन्स होते हैं उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर उससे क्या होता है जो हमारा जो मेच्योर एमआरएनए होता है उसका निर्माण हो जाता है और इन्हीं प्रोसेस को हम एमआरएनए की प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है कैपिंग, हम उसे डिस्कस करते हैं। तो जो कैपिंग होती है उसमें क्या होता है जो एमआरएनए होते हैं, एमआरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है यानी कि एमआरएनए की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो प्रथम चरण होता है इसका जो पहला स्टेप है वो क्या है जो अनुलेख बना हुआ है यानी कि जो प्राइमरी जो ट्रांसक्रिप्ट बना हुआ है हमारा या जो प्री एमआरएनए या प्री आरएनए जो है उस अनुलेख का जो 5 प्राइम का सिरा होता है, जो 5 प्राइम का सिरा होता है उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है। और ये जो रूपांतरण होता है एक संरचना होती है उसमें जो 7 मिथाइल गुआनोसिन जो होती है हम इसे क्या कहते हैं कैप, इसे हम टोपी कह रहे हैं। यानी कि एक जो गुआनोसिन होता है, जो गुआनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके ऊपर हम एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। गुआनोसिन की जो 7th पोजीशन है वहां पे एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देना ही क्या होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन यानी कि कैप इसे कहते हैं और इसे हम 5 प्राइम सिरे पर जोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को हम कैपिंग कहते हैं। यानी कि जो 5 प्राइम का रीजन होता है वहां पे एक 7 मिथाइल गुआनोसिन को ऐड कर देना, यानी 5 प्राइम का सिरा होता है उसके ऊपर एक कैप पहना देना, उसे हम कैपिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है जो अंतस्थ या जो टर्मिनल जो न्यूक्लियोटाइड होता है जो 5 प्राइम का सिरा होता है, जैसे मैंने बात की थी एमआरएनए की जो संरचना होती है वो सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए होता है। तो इसमें जो 5 प्राइम का रीजन होता है और 3 प्राइम का सिरा होता है। तो जो 5 प्राइम का जो टर्मिनल या जो अंतस्थ जो सिरा होता है यानी जो पहले वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या होते हैं जो 5 प्राइम होता है वहां पे
ट्राइफॉस्फेट का समूह पाया जाता है। हमने बात की तो जो डीएनए जो आरएनए होते हैं ये फॉस्फेट और शुगर के मिलकर बनते हैं, यानी कि जो फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाए जाते हैं और उनकी सहायता से जुड़ करके इसकी जो रीढ़ होती है उसका निर्माण होता है, यानी कि जो बैकबोन होती है इसकी वो इससे बनती है। और साथ ही में इसके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो अटैच होते हैं शुगर मॉलिक्यूल से। तो इसका जो अंतिम न्यूक्लियोटाइड होता है वहां पे क्या होता है, जो 5 प्राइम का रीजन होता है, इस 5 प्राइम रीजन के ऊपर जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे यहाँ में हमने बात की कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड है, या इस न्यूक्लियोटाइड से क्या होते हैं, जो फॉस्फेट अटैच होगा तो वहां पे फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इसे हम ट्राइफॉस्फेट समूह कहते हैं। ये हर एक मॉलिक्यूल में होता है, लेकिन जब इसे आगे से जो शुगर मॉलिक्यूल से अटैच होता है फॉस्फेट, और जब यहाँ पे अटैच होता है, जब ये रिंग में होते हैं तो यहाँ पर सिंगल फॉस्फेट होता है, इस शुगर मॉलिक्यूल से सिंगल फॉस्फेट अटैच होता है। और जो लास्ट वाला फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल होता है न्यूक्लियोटाइड होता है वहां पे क्या होते हैं, ट्राइफॉस्फेट के समूह होते हैं। तो ये जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होती है, यानी कि डीएनए की जो प्रतिकृतिकरण होती है, वहां पे क्या होते हैं, जो 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हटा करके एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल के साथ में अटैच किया जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे मोनोफॉस्फेट पाया जाता है। जबकि जो लास्ट वाला होता है जो न्यूक्लियोटाइड होता है वहां पे जो होते हैं फॉस्फेट वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। ये जो ट्राइफॉस्फेट समूह होता है ये क्या होते हैं, जो फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, एक फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, उससे क्या होते हैं, ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ से क्या होते हैं, जो ट्राइफॉस्फेट समूह होता है वहां से क्या होता है, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ से जो फॉस्फेटेज एंजाइम होता है उसकी सहायता से रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड पे केवल डाइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिमेनिंग यानी बचता रहता है। तो यहाँ पे जो 5 ट्राइफॉस्फेट था ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जल अपघटित हो जाता है। और इस जल अपघटित करने वाले एंजाइम होते हैं वो फॉस्फेटेज एंजाइम होते हैं। टाइमिंग ध्यान रखिए। तो हमने बात की थी जो एमआरएनए होते हैं उसे जब केंद्र से साइटोप्लाज्म में लाया जाता है तो उसमें आवश्यक मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। जब होता है इसमें मॉडिफिकेशन क्यों किए जाते हैं, तो मॉडिफिकेशन जो होते हैं इन्हीं एंजाइम की वजह से किए जाते हैं। इसका जो 5 प्राइम का रीजन होता है, क्योंकि जो डीएनए से जो सूचना एमआरएनए के अंदर आई है उसमें कुछ भी नुकसान ना हो, यानी कि वो जो सूचना होती है वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी एक प्रोटीन का निर्माण करे। उस जो कोडिंग रीजन होता है उसे एक प्रोटीन का निर्माण हो और वो प्रोटीन फिर आगे चल के जो फर्दर जो उसका फंक्शन होता है वो परफॉर्म कर सके। इसके लिए क्या होता है, इस एमआरएनए की सुरक्षा के लिए एक कैपिंग जो टेलिंग होती है, जो इसमें जो टेलिंग ऐड की जाती है पॉली ए टेल, और जो स्प्लाइसिंग होती है वो इसी के लिए की जाती है कि इसमें कुछ भी हानि ना हो। तो जैसे फॉस्फेटेज एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, इसको जो लास्ट वाले जो फॉस्फेट होते हैं इनको रिमूव कर देते हैं। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे कैप ऐड की जाती है। तो जब लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो ट्राइफॉस्फेट जो समूह था ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जो कैपिंग की प्रोसेस होती है उसका प्रारंभ यानी कि स्टार्ट, जो कैपिंग वाली प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो आरएनए जो 5 प्राइम सिरा होता है उसके ऊपर क्या था, डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बचा हुआ था। तो वहां पे जो लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है या अंतस्थ जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड होता है उससे क्या होता है, एक जीटीपी का मॉलिक्यूल अटैच होता है। हमने अभी बात की जो यहाँ पे 7 मिथाइल गुआनोसिन होता है, यानी कि गुआनिन जो होता है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है। तो जो गुआनोसिन होता है ये ट्राइफॉस्फेट के रूप में आता है, यानी कि इसके साथ में 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो ये क्या होता है, इसके विपरीत विन्यास में आकर के जुड़ता है। ये जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड था यहाँ पे जो डाइफॉस्फेट के रूप में बचा हुआ था, लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड जो डाइफॉस्फेट के रूप में बचा हुआ था उससे क्या होता है, ये इसके विपरीत विन्यास में आकर के ये जो गुआनिन होता है ये आकर के अटैच होता है और इसके साथ में 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जब होता है इसके विपरीत विन्यास में जुड़ता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके जो फॉस्फेट समूह होता है वो 5 प्राइम के रीजन पे पाए जाते हैं। हमें पता है कोई भी न्यूक्लियोटाइड होता है उसके ऊपर फॉस्फेट जो समूह जुड़ता है वो 5 प्राइम के सिरे पर जुड़ता है। और यहाँ पे जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है ये भी इसका 5 प्राइम का सिरा होता है। जब हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो उनमें क्या होता है, जो फॉस्फेट का बंध पाया जाता है वो जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनता है बंध। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 5 प्राइम का रीजन होता है उससे 5 प्राइम में अटैच हो रहा है। जीटीपी का मॉलिक्यूल होता है ये इसके विपरीत विन्यास में आकर के जुड़ता है और ये जो बंध होता है इसमें क्या होता है, 5 प्राइम से 5 प्राइम का बंध इसमें बनता है। ये जो जीटीपी का मॉलिक्यूल जो हमने ऐड किया है ये इसका 5 प्राइम रीजन होता है और ये जो पहले से उपस्थित जो 5 प्राइम का सिरा होता है इन दोनों के बीच में ये बंध बनता है। और ये जो बंध होता है ये जीटीपी का विपरीत विन्यास में आकर जुड़ता है और ये जो क्रिया होती है ये जो गुआनिलाइड ट्रांसफरेज होता है उसके द्वारा ये क्रिया जो होती है संपन्न होती है। ये गुआनिलाइड ट्रांसफरेज क्या करता है, यहाँ पे जीटीपी का मॉलिक्यूल से विपरीत विन्यास में ला करके इसे ऐड कर देता है। इस प्रकार क्या होता है, जो गुआनिन होते हैं और जो आरएनए होते हैं, जो गुआनिन और जो आरएनए होते हैं उसके ऊपर जो 5 प्राइम सिरा होता है, जो आरएनए का जो 5 प्राइम सिरा होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, या तो एडेनिन होगा या फिर जो गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड होगा यानी कि गुआनिन का न्यूक्लियोटाइड होगा।
हमने बात की जो 5 प्राइम से ऊपर जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड होता है वो या तो एडेनिन होता है या फिर गुआनिन होता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनके मध्य में क्या होते हैं, जो 5 प्राइम और 5 प्राइम जो आबंध होते हैं या तो एडेनिन या फिर गुआनिन, और ये जो गुआनिन हमने ऐड किया है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप में, इन दोनों के बीच में क्या होता है 5 प्राइम से 5 प्राइम का बॉन्ड बनता है, क्योंकि हमें पता है इसका 5 प्राइम सिरा पहले से मौजूद है और जो दूसरा 5 प्राइम वाला है इस गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट समूह का जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है ये इसके विपरीत विन्यास में आकर जुड़ता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे 5 प्राइम से 5 प्राइम का बॉन्ड बनता है। इसके बाद में क्या होते हैं, जो गुआनिन होता है उसका जो N7 का जो नाइट्रोजन होता है, यानी कि इसका जो नाइट्रोजन की जो 7th पोजीशन होती है वहां पर क्या होते हैं एक दूसरा जो एंजाइम होता है ये यहाँ पे परफॉर्म करता है, और एक जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है एस एडिनोसाइड मिथियोनिन। ये जो एस एडिनोसाइड जो मिथियोनिन होता है इससे क्या होता है जो मिथाइलेशन हो जाता है, इसके द्वारा यहाँ पे इस गुआनिन का मिथाइलेशन हो जाता है, यानी कि जो गुआनिन जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड होता है इसके जो N7 पोजीशन होती है वहां पर एक मेथिल का समूह ऐड कर दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा मेथिल समूह ऐड कर दिया जाता है, और इसे हम क्या करते हैं कैप बन जाती है। इससे ये जो मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं इसी से क्या होता है कैप का निर्माण होता है, यानी जैसे यहाँ पे जो गुआनिन का जो N7 पोजीशन होगी, जो नाइट्रोजन का जो 7th नंबर का जो नाइट्रोजन होता है वहां पर एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करने से क्या होता है कैप बन जाती है, और इसी को हम कैप कहते हैं। यानी कि जो गुआनिन होता है इसका जो N7 पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना, यानी कि इस मिथाइल ग्रुप को हम क्या करें कैप कह रहे हैं। तो जैसे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाती है तो वहां पे कैप का निर्माण हो जाता है। तो ये जो गुआनिन पर जो N7 पोजीशन पे जो मिथाइल ऐड होते हैं इससे क्या होते हैं कैप का निर्माण होता है, इसको हम कैप 0 भी कहते हैं, कैप 0 भी इसे कहा जाता है। और लगभग ये सभी जो यूकेरियोट होते हैं इनके अंदर ये प्रोसेस पाई जाती है। जो कुछ हायर यूकेरियोट होते हैं यानी कि जो उच्च कोटि के जो यूकेरियोट कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या होते हैं वहां पर क्या होते हैं जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है, ये तो हमने लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड की बात की, या तो वहां पे एडेनिन हो गया फिर गुआनिन का न्यूक्लियोटाइड होगा, तो उसमें क्या होते हैं उसके आगे वाला जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड होता है उसके 2nd नंबर का जो न्यूक्लियोटाइड होता है वहां पर भी क्या होते हैं उसके जो एडेनिन होता है, यानी कि अगर 2nd न्यूक्लियोटाइड होता है हायर जो यूकेरियोट होते हैं उनके अंदर अगर 2nd पोजीशन पर एडेनिन होता है तो ही वहां पे दूसरी कैप का निर्माण होता है। तो एडेनिन होता है वहां पे क्या होते हैं उसका जो N6 का जो नाइट्रोजन होता है वहां पर ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, तो इसको हम कैप 1 कहते हैं। और ये कुछ हायर यूकेरियोट कोशिकाओं में ही देखी गई है, और ये प्रोसेस तभी संभव होती है जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एडेनिन वहां पे मौजूद होता है। तो कुछ जो दूसरी स्पीशीज होती हैं जो अन्य जातियां होती हैं उनमें क्या होते हैं जो पास में स्थित जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि हमने जो लास्ट वाला टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड होता है उसके जो पास में स्थित जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं उनके अंदर भी ये जो कैप होती है इसका निर्माण हो जाता है, यानी कि उनके ऊपर भी जो होते हैं मिथाइलेशन हो जाता है। तो इनको हम कैप 1 या कैप 2 भी इन्हें हम कहते हैं। ये जो कैप 0 वाली प्रोसेस होती है ये तो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। कुछ हायर यूकेरियोटिक होते हैं उनके अंदर जो एडेनिन अगर वहां पे प्रेजेंट होता है तो वहां पे N6 पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। जबकि जो कुछ अन्य स्पीशीज होती हैं उनमें क्या होते हैं पास वाले जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका भी मिथाइलेशन, यानी कि जो मेथिल ग्रुप होते हैं, मिथाइलेशन हम मेथिल ग्रुप को ऐड करने से कहते हैं मिथाइलेशन, तो उनका भी मिथाइलेशन हो जाता है जिनको हम क्रम से कैप 1 और कैप 2 कहते हैं। तो जो कैपिंग की प्रोसेस होती है हम उसको डायग्राम की सहायता से देखते हैं। तो इसमें क्या होता है हमने अब बात की जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है mRNA का उसका एक 5 प्राइम रीजन है और इसका 3 प्राइम रीजन है। हमने यहाँ पे कुछ सीक्वेंस को यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, शुगर फॉस्फेट और शुगर के फॉस्फेट। यहाँ पे जो एन होते हैं ये आपके जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं यहाँ पे अटैच है, और जो mRNA होता है हमने बात की थी ये केवल सिंगल स्टैंड होता है, तो यहाँ पे इसका कोई बेस पेयरिंग नहीं पाई जाती है। तो ये शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन इसकी है और साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन बेस से जुड़े हुए हैं। इसका जो 5 प्राइम का रीजन होता है हमने बात की थी, इसका जो 5 प्राइम का रीजन होता है लास्ट वाला वहां पे ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होता है ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल इससे अटैच होते हैं 5 प्राइम के रीजन पे। तो अभी यहाँ पे क्या होता है जो फॉस्फेटेज एंजाइम होता है फॉस्फेटेज एंजाइम होता है उसकी सहायता से क्या होता है ये जो 3 फॉस्फेट या जो ट्राइफॉस्फेट का समूह होता है इसमें क्या होता है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाता है। अगर हम यहाँ पे फॉस्फेट को नंबर दें तो यहाँ पे जो शुगर से अटैच जो पहला वाला जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हम अल्फा, जो इसका दूसरा वाला है उसका बीटा, और जो तीसरा वाला फॉस्फेट है उसको हम गामा फॉस्फेट के नाम से कह सकते हैं। तो इसका जो गामा फॉस्फेट होता है इस फॉस्फेटेज एंजाइम की सहायता से जल अपघटित हो जाता है और ये जो ट्राइफॉस्फेट की संरचना होती है ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसकी जो अगली स्टेप है उसमें क्या होता है ये जो ट्राइफॉस्फेट था ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट है और इसका 5 प्राइम का रीजन होता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं एक जो जीटीपी का मॉलिक्यूल होता है हमने बात की जो कैपिंग होती है उसमें क्या होते हैं एक जो 7 मिथाइल गुआनोसिन होता है उसे हम इस 5 प्राइम रीजन पर ऐड कर देते हैं तो उसे हम कैपिंग कहते हैं।
तो यहाँ पे हम जो ग्वानिन का जो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म है इसको लेकर के आते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है इसको ये जो ग्वानिलाइन ट्रांसफरेज एंजाइम होता है ये परफॉर्म करता है। ये जो ग्वानिलाइन ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, ये जो यहाँ पे जो जीटीपी का मॉलिक्यूल आया है उसमें क्या होते हैं, जो 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल पहले से मौजूद है तो यहाँ पे एक ही फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जो इसका बीटा और गामा वाले जो फॉस्फेट होते हैं इनको यहाँ पे हटा दिया जाता है ग्वानिलाइन ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से। तो इसे ग्वानिलाइन ट्रांसफरेज के एंजाइम की सहायता से 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो यहाँ पे जो ग्वानिन जो ट्राइफॉस्फेट का समूह आया है यहाँ से इसके 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए जाते हैं और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इन दोनों को आपस में इस ग्वानिलाइन ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है ये क्या होता है, 5 प्राइम से 5 प्राइम की रीजन वाली बॉन्डिंग यहाँ पे बनती है। और यहाँ पे जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है, जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होता है ये या तो एडेनिन होता है या फिर यहाँ पे ग्वानिन मौजूद होता है। तो इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे मौजूद होता है। इसकी जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसमें क्या होते हैं, यहाँ पे इसका एडिशन कर दिया जाता है। यहाँ पे इस जो ग्वानिलाइन जो ट्राइफॉस्फेट होता है इसके 2 फॉस्फेट हटा करके यहाँ पर इसको 5 प्राइम से 5 प्राइम का बंध बना दिया जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पे क्या होता है, एक मिथाइल जो ग्रुप होती है यानी जो CH3 जो ग्रुप होता है इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। और ये जो मिथाइल ग्रुप होता है एक एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन जो समूह होता है वहां से इस मिथाइल ग्रुप को हटाया जाता है और यहाँ पे इस जो ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड होता है जो हमने ऐड किया है उसकी जो 7th पोजीशन वाली जो नाइट्रोजन होती है वहां पर लाकर के इस CH3 ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है। और इस CH3 ग्रुप के ऐड होने से ये क्या होती है, टोपी के समान होती है, तो इसको हम कैप कहते हैं। इस मिथाइल ग्रुप के ऐड होने से कैपिंग की फॉर्मेशन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है और इसे एक दूसरा एंजाइम परफॉर्म करता है। तो इस यहाँ पे क्या होते हैं, एस एडेनोसाइल जो मिथ्योनिन होता है वहां से मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इस ग्वानिन जो लास्ट वाला जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड होता है उसके जो 7 नंबर वाली नाइट्रोजन होती है उस पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है। इसको हम कैपिंग की प्रोसेस कहते हैं। तो कुछ जो हमारे जो हायर यूकेरियोट होते हैं ये प्रोसेस जो होती है हमने बात की जो कैपिंग वाली ये सभी यूकेरियोट कोशिका में पाई जाती है। लेकिन जो कुछ जो हायर यूकेरियोट होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो यहाँ पे आगामी जो न्यूक्लियोटाइड होता है यहाँ पर अगर एडेनिन होता है तो ही वहां पे क्या होते हैं ऐड किए जाते हैं दूसरे जो मिथाइल ग्रुप होते हैं उनका भी मिथाइलेशन कर दिया जाता है। और अगर एडेनिन यहाँ पे मौजूद होता है तो इसकी जो नाइट्रोजन नंबर वाली जो 6 नंबर वाली नाइट्रोजन होती है उससे मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है। ये हायर यूकेरियोट कोशिकाओं में देखा गया है ऐसी प्रोसेस। और जो कुछ स्पीसीज होती है उनके अंदर जो सेकंड वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है और जो थर्ड वाला न्यूक्लियोटाइड होता है वहां पर भी मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए जाते हैं। इनको हम कैप 1 और कैप 2 भी में कहते हैं। अब ये जो कैपिंग वाली प्रोसेस होती है इसके कुछ जो फंक्शन होते हैं यानी कि क्या क्या काम करती है इसको देखते हैं। तो एमआरएनए को पहली बात तो ये जो डिग्रेडेशन होता है जब एमआरएनए का उससे ये प्रोटेक्ट यानी कि उससे सुरक्षा करती है। यानी कि एमआरएनए का जो 5 प्राइम का रीजन होता है उसको डिग्रेडेशन से जो हमारे इसमें जो फॉस्फेटेज होते हैं कुछ न्यूक्लियस होते हैं उन एंजाइम की सहायता से उनका प्रोटेक्शन करने का काम आती है कैपिंग। और जो एमआरएनए होते हैं उसको केंद्रक से कोशिका द्रव में यानी कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जब इसका स्थानांतरण किया जाता है तो उसमें भी हेल्पफुल रहती है। साथ ही क्या करती है, जो एमआरएनए होता है उसको ये राइबोसोम से एक साथ भी जोड़ती है। यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो राइबोसोम के ऊपर होता है, तो इस एमआरएनए को राइबोसोम से अटैच करने के लिए भी ये जो कैपिंग वाली जो कैप होती है ये इसमें सहायता प्रदान करती है। जो इसकी दूसरी एमआरएनए प्रोसेसिंग में जो दूसरी जो स्टेप है वो है पॉली एडिनाइलेशन। यानी कि जो 3 प्राइम रीजन होता है वहां पे एक पॉली ए टेल ऐड की जाती है। यानी कि वहां पे क्या होता है, जो एडिनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको ऐड किया जाता है 3 प्राइम के रीजन पे। तो जो यूकेरियोटिक एमआरएनए होता है उसके 3 प्राइम सिरे का जो रूपांतरण होता है यानी कि 3 प्राइम सिरे का जो मॉडिफिकेशन होता है यानी कि पॉली ए टेल का जुड़ना, ये रूपांतरण क्या होता है, पॉली ए टेल का जुड़ना, ये होता है जो पॉली एडिनाइलेशन कहलाता है। यानी कि एमआरएनए जो यूकेरियोटिक एमआरएनए होता है उसके 3 प्राइम सिरे का जो रूपांतरण होता है इसे हम पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, लगभग जो 200 से 250 एडिनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 200 से 250 संख्या में होते हैं, जो एमआरएनए के जो 3 प्राइम रीजन होता है उससे जुड़ करके एक टेल के नुमा संरचना बनाती है, यानी कि एक पुच्छ नुमा संरचना निर्मित करते हैं जिसे हम पॉली ए टेल कहते हैं। और इस पॉली ए टेल की जो साइज होती है वो 200 से 250 न्यूक्लियोटाइड होती है। तो इसमें क्या होते हैं, लगातार 200 से 250 एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड वहां पे ऐड होते हैं। केवल एडेनिन जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होते हैं केवल वही ऐड होते हैं उसमें। तो 200 से 250 जो एक टेल नुमा संरचना बनाते हैं जिसे हम पॉली ए टेल कहते हैं। तो प्रत्येक यूकेरियोटिक एमआरएनए होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, पॉली ए टेल पाई जाती है। यानी जितने भी यूकेरियोटिक एमआरएनए होते हैं उनके अंदर पॉली ए टेल पाई जाती है। इसमें क्या होते हैं, जो एडिनोसिन जो मोनोफॉस्फेट होते हैं, हमने बात की अभी एडिनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडिनोसिन जो मोनोफॉस्फेट होते हैं उनकी क्या होते हैं, असंख्य कॉपियां, यानी कि 200 से 250 नंबर में ये जो कॉपी होती है उनकी ये जुड़ी रहती है पॉली ए टेल में। ये जो पॉली एडिनाइलेशन की जो प्रक्रिया होती है या प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एक सिग्नल की आवश्यकता होती है।
कि यहाँ पे पॉली एडिनोसिन कहाँ पे हो, यानी कि जो 3 प्राइम रीजन होता है वहां पे एक सिग्नल पाया जाता है। उस सिग्नल की यहाँ पे पॉली एडिनोसिन के लिए सिग्नल की आवश्यकता होती है, जो कि जो मेमल्स होते हैं यानी कि स्तनधारी होते हैं उनके अंदर पॉली एडिनोसिन की जो साइट होती है उससे 10 से जो 30 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अपस्ट्रीम रीजन में ये जो सिग्नल होता है ये प्रेजेंट होता है। और ये जो सिग्नल होता है जो हमारे मेमल्स होते हैं उनके अंदर ये सिग्नल यहाँ पे पाया जाता है पॉली एडिनोसिन के लिए। यानी कि 5 प्राइम अगर एमआरएनए की बात करें तो 5 प्राइम रीजन से AAU AAA ये जो सिग्नल होता है ये पाया जाता है यहाँ पे। ये जो सिग्नल होता है मेमल्स के अंदर जो पॉली एडिनोसिन साइट होती है यानी कि जहाँ पे पॉली एडिनोसिन होना होता है वहां से 10 से जो 30 न्यूक्लियोटाइड होते हैं यानी कि 10 से 30 न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये सीक्वेंस पाया जाता है। और ये अपस्ट्रीम रीजन में होता है यानी कि जहां से हमने ये पॉली एडिनोसिन साइट की बात की तो जो एमआरएनए की संरचना होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम रीजन, तो इसका जो अपस्ट्रीम रीजन होता है ये इस साइड में होता है 5 प्राइम वाले रीजन की तरफ। और जो डाउन स्ट्रीम रीजन होती है उसको हम डाउन स्ट्रीम रीजन कहते हैं, जो 5 प्राइम से 3 प्राइम रीजन की तरफ होता है उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और 3 प्राइम से 5 प्राइम रीजन की तरफ डायरेक्शन में होता है उसको हम अपस्ट्रीम रीजन कहते हैं। तो ये जो मेमल्स होते हैं उनके अंदर जो पॉली एडिनोसिन की साइट पाई जाती है ये 10 से 30 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम रीजन में पाई जाती है। और ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल होता है ये सिग्नल जो होता है ये होता है। तो पॉली एडिनोसिन में क्या होता है, ये जो सिग्नल होता है जो 5 प्राइम से AAU AA ये जो सिग्नल होता है ये अधिकतर परिवर्तित नहीं होता है यानी कि चेंजेबल नहीं होता है। मोस्टली ये सेम रहता है या कंजर्व सेम कह सकते हैं, कंजर्व रहता है मोस्टली। इस सिग्नल को क्या कहते हैं, पॉली ए सिग्नल भी कहा जाता है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके अंदर ये सिग्नल पाया जाता है तो उसे हम पॉली ए सिग्नल भी कहते हैं। ये जो साइट होती है एंजाइम जो होता है एक एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा ये जो साइट होती है ये पहचानी जाती है, जो क्या करता है आरएनए को कट कर देता है। एंड हमें पता है जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये क्या करते हैं जो डीएनए और आरएनए होते हैं उनको बीच में से कट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये क्या करते हैं आरएनए को कट कर देते हैं जिस पर क्या होता है पॉली ए टेल का निर्माण होता है। इस साइट को कट किया जाता है फिर वहां से आगे से पॉली ए टेल का निर्माण किया। ये जो पॉली ए टेल वाली जो जोड़ने की प्रोसेस होती है ये जो प्रक्रिया होती है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके द्वारा संपन्न होती है, जिसे हम पॉली ए पॉलीमरेज भी कहते हैं। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का यहाँ से मीनिंग है यानी कि जो टेम्पलेट से डिपेंडेंट ये नहीं होता है। जैसे हमने बात की जो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो वो क्या होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो आरएनए का निर्माण करते हैं डीएनए से, तो वो क्या करते हैं डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं यानी कि वो उनका जो टेम्पलेट होता है वो डीएनए होता है और फिर ये आरएनए पॉलीमरेज होते हैं तो वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। इसी प्रकार से ये जो एंजाइम होता है पॉली ए पॉलीमरेज ये क्या होता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है यानी कि इसे जो पॉली ए टेल निर्माण करने के लिए इसे क्या होते हैं किसी भी टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या होता है यहाँ से जो कट किया है इससे आगे की बिना टेम्पलेट की सहायता से जो पॉली एडिनोसिन वाली प्रोसेस होती है उसको ये कंप्लीट कर देता है। इसे हम पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहते हैं। और ये जो पॉली ए टेल होती है ये एमआरएनए की जो स्टेबिलिटी होती है यानी कि एमआरएनए को स्थिर करने के लिए यहाँ पे पॉली ए टेल का ऐड किया जाता है। स्टेबिलिटी यहाँ से मीनिंग है जो एमआरएनए होते हैं उसको जो हमारे एंजाइम होते हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं जैसे न्यूक्लियस है या कुछ जो दूसरे जो फॉस्फेटेज एंजाइम होते हैं जो केंद्र के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं उनसे ये सुरक्षा करने के लिए पॉली ए टेल ऐड की जाती है। और क्या करता है जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है उससे जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए यानी कि इस एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म यानी कि केंद्रक से कोशिका द्रव्य में लाने के लिए या उसका एक्सपोर्ट या फिर जो ट्रांसफर होता है वो करने के लिए ये जो पॉली ए टेल होती है वो जिम्मेदार होती है। साथ ही क्या होती है जो ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस होती है यानी कि अनुवादन होता है यानी जहाँ पर एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अनुवादन में भी ये जो पॉली ए टेल होती है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये हमने जो इसकी स्टार्टिंग वाले जो सेकंड जो 2 स्टेप थे जो एमआरएनए प्रोसेसिंग के 2 स्टेप थे कैपिंग और पॉली एडिनोसिन ये दोनों स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो हमारी जो स्प्लाइसिंग वाली प्रोसेस जो बच रही है जो थर्ड जो स्प्लाइसिंग वाली प्रोसेस है उसमें क्या होता है जो नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं इंट्रॉन्स उनको हटाया जाता है और जो 2 एक्सॉन्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने वाली प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग कहलाती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।